हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें, ये टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आप लोगों का संविधान के प्रति जो जिज्ञासा है कि हम लोग के संविधान में ऐसा क्या चीज़ विशेष है, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक है। और दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मेरे भी एक इच्छा था कि इसको कवर करवा दूँ। तो आई होप ये वाला वीडियो देखेंगे आप पूरा लास्ट तक। वीडियो को देखें, अगर पूरा आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी आपके अंदर डाउट नहीं बचेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग लास्ट तक इस वीडियो को कवर करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है, यानी हेड कानून है, जिसके आधार पर कोई भी देश चलता है, जो सरकार के विभिन्न कार्यों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है। साथ ही साथ यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है, यानी जो संविधान है वो किसी भी देश का एक रूपरेखा और किस आधार पर कार्य किया जाना है उसका निर्धारण करता है। ठीक है। साथ ही साथ सरकार और देश के बीच के नागरिकों में किस तरह का संबंध होना चाहिए, ये भी हम लोग का जो संविधान है वो स्थापित करता है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों में लिखित है। दोस्तों, ये मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि ये जो अनुच्छेद है इससे भी ज़्यादा हो गया हो, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। ठीक है। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, राज्य संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि। दोस्तों, जितने भी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में बताए, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, संसदीय सरकार, इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे। और डिटेल्स में जब कवर करेंगे आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। भारत का संविधान। भारतीय संविधान विशेष कानूनी सूचिता वाले लोगों का विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। दोस्तों, सुचेता मतलब क्या होता है? भारतीय संविधान क्या है? जो इनके जानकार लोग हैं उनके लिए एक विश्वास है और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो संविधान में हम लोग को चीज़ जो दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, उसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए एक विश्वास है और एक आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होगा, यानी देश में जितने भी रीति रिवाज है उनको पालन करना होगा इस संविधान के तहत। ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 हिस्से थे, यानी 22 भाग थे। ठीक है। दोस्तों, ये जब लागू हुआ था उस टाइम का इसमें क्या क्या पार्ट था इंक्लूड, वो बताया गया। ठीक है। ये दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, यानी भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ी संविधान में से एक है। ठीक है। वर्तमान में भारत का संविधान 365 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों में लिखित है। समय समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए, यानी उसमें चेंजेस किए गए, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कई बदलाव किए गए। तो क्या क्या बदलाव किए गए वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको
विशेष तौर पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो संविधान की मुख्य विशेषताएं दोस्तों, उससे पहले हम लोग जो देखे वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट था संविधान का। ठीक है, अभी हम लोग जो देखेंगे संविधान के विशेषताओं को देखेंगे। तो संविधान का विशेषताएं जो है उसका भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट हम लोग उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। भारत में संघ और राज्य दोनों के लिए ही एक ही संविधान। यानी क्या है दोस्तों, ये जो संघ है, संघ मतलब आप लोग मान के चल सकते हैं कि सेंट्रल, ठीक है, और राज्य मतलब स्टेट। तो संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों को सम्मिलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत के संसद की संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ये क्या है, इस ये लाइन को थोड़ा समझिएगा। जो एकल संविधान है यानी जो सेंट्रल का और स्टेट का संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान है। और इस संविधान से क्या होता है, ये संविधान से सिर्फ भारत के संसद को संविधान को बदलाव करने का शक्ति प्रदान है। इस संविधान में अगर कोई भी प्रकार का चेंज करना है तो उसका पावर संसद के पास है। ठीक है, यह संसद को नए राज्य का गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसके सीमाओं को बदलाव करने का शक्ति प्रदान करता है। यानी संविधान जो है वो नए राज्य का गठन करने का भी पावर उसमें है और किसी राज्य का अस्तित्वों को समाप्त करने का भी अधिकार उसमें है और उनके सीमाओं का भी निर्धारण करने का अधिकार उनमें है। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि संविधान में विशेष क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखें, संघ एवं उनके राज्य, जिसमें हम लोग देखें कि जो संघ और राज्य है उसमें जो संविधान है वो किसी भी एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है, पुराने राज्य का अस्तित्व को समाप्त कर सकता है, साथ ही साथ उनके सीमाओं को भी निर्धारण कर सकता है। अब संविधान के स्रोत, दोस्तों संविधान का स्रोत का मतलब क्या होता है पहले आप लोग थोड़ा समझिएगा। संविधान का स्रोत का मतलब क्या है दोस्तों, जब संविधान बनाया गया हम लोग का देश का, तो भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है। उससे पहले बहुत देश का संविधान बन चुका था। ठीक है, तो उस सभी देश का संविधान को हम लोग का जो संसद है, सॉरी दोस्तों संविधान सभा है, तो संविधान सभा में पढ़ा गया और सभी देश के संविधान से जो मुख्य बात है उनको लिया गया और हम लोग का संविधान में इसको इंक्लूड किया गया। तो जो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है उसी को कहते हैं संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए गए हैं और देश के उपयुक्तता और ज़रूरता के लिहाजे से उसमें संशोधन किया गया है। यानी जितना ज़रूरत है उतना लिया गया है और अगर उससे ज़्यादा है तो उसमें संशोधन किया गया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी जो भारतीय संविधान का जो मेन ढांचा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, सरकार के संसदीय प्रणाली और कानून के नियमों जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली है, यानी संसद में जो चीज़ संविधान का चेंज होता है वो पूरा का पूरा प्रणाली, साथ ही साथ जो यहाँ पर जो संसद व्यवस्था है वो पूरा प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से हम लोग बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों संविधान में क्या विशेष है। संविधान में नेक्स्ट विशेष है कठोरता और लचीलापन। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। ठीक है, और दोस्तों संविधान बड़ा है तो इसमें कठोरता भी होना जरूरी है और साथ ही साथ संविधान इतना भी ज़्यादा कठोर ना हो जिसका पालन ना किया जा सके, तो इसलिए कहीं कहीं पर उसको लचीलापन भी रखा गया है। भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, यानी मीडियम का है। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होता है। यानी दोस्तों क्या है, कठोर संविधान किसे कहेंगे जिसमें किसी प्रकार का चेंजेस करने के लिए बहुत लॉन्ग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जबकि
लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सके, और हम लोग का जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को संसद में बिल पास करना होता है। तो इसके आधार पर हम लोग का जो संविधान है ना ही कठोर है ना ही लचीला है, मीडियम है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष देश। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या होता है? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है कि कोई भी देश का कोई एक स्पेशल धर्म नहीं है। दोस्तों दूसरे देश का हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने देश का बात करते हैं, और हम लोग का देश का वास्तव में कोई धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, सभी धर्म को यहाँ पर इक्वल माना जाता है, और उसे ही कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष देश, यानी सभी कई धर्म को ना ज़्यादा ना ही कोई धर्म को कम माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों का देश में समान संरक्षण एवं और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है भारत में संघवाद। दोस्तों भारत में संघवाद का मतलब क्या है, इसको आप लोग समझने के लिए थोड़ा समझिएगा। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विशाल संविधान है। ठीक है, तो अगर कोई भी कानून सेंट्रल से पास होकर के सिर्फ आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, और स्टेट जो पूरा केंद्र से बटा ये हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, यानी भारत के जितने भी राज्य बना हुआ है सब में कोई अलग अलग ये नहीं है, इसमें संविधान अलग है उसमें संविधान अलग नहीं है। जो मेन संविधान है उसके ही तहत सभी राज्य आपस में मतलब स्टेट को बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारा का प्रावधान है, यानी अकेले जब केंद्र काम नहीं कर पाएगा तो वो स्टेट के साथ मिल करके वो काम करेगा। ये संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसी, यानी संघवाद का क्या विशेषताएं हैं, क्यों जरूरी पड़ा। ठीक है, ये अन्य विशेषताएं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, दो सदनी वाला विधायक, दो सदनी वाला मतलब लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान का वर्चस्व को भी पूरा करता है कौन? संघवाद। ठीक है, इसलिए भारत एकात्मक पूर्वग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है, यानी सबको साथ में ले के आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है। सबको मतलब किसको? सभी राज्य को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का संसदीय स्वरूप। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है, यानी भारत का जो सरकार है ये एकदम संसदीय स्वरूप है, जिसमें कौन कौन सा संसद में आता है दोस्तों? तो संसद में आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के बनता है संसद। ठीक है, तो भारत का सरकार संसदीय स्वरूप है। भारत में दो सदन है, सदन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बाली विधायक क्या है? सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों का कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है, यानी दोनों में जो शक्ति है इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। भारत में सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यानी आप लोग जो मानते हैं कि सबसे ज़्यादा हेड कौन सा होता है, वो संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे हेड होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों एकल नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता का क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो दूसरे देश का सिटीजनशिप को छोड़ना होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहाँ का भी नागरिक हो, मतलब नागरिकता प्राप्त हो, और मान के चलो XYZ कोई भी कंट्री का नागरिकता उसका पास प्राप्त हो। यानी अगर भारत में रहना होगा, यहाँ के नागरिकता प्राप्त करना होगा तो आपको दूसरे देश का सिटीजनशिप को छोड़ना होगा। ठीक है, भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिर्फ एक ही जगह का नागरिकता बने रह सकते हैं। ठीक है, देश में कोई भी राज्य किसी भी अन्य राज्य में बसने वाले वासी होने वाले
के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी मतलब जो सेंट्रल है वो किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के सीमाओं के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार देता है और साथ ही साथ एकल नागरिकता को यह करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्याय प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सबसे जो मेन पावर है वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचले अदालतों का स्थान है। यानी ऊपर से हम लोग जब नीचे को तरफ देखें तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद सभी राज्य के न्यायालय, जो मेन न्यायालय है जिला मतलब उच्च न्यायालय, उसके बाद है जिला न्यायालय, उसके बाद निचला कोर्ट, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रभाव में न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान के कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। यानी ऐसा कानून व्यवस्था बनाए गए हैं जो किसी भी प्रकार से, मतलब हर प्रकार से संविधान का और न्यायपालिका का रक्षा करेगा, उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोवर्सी में पड़ने नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें दिए गई हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोग पूरा वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लोगों से मेरा एक कमेंट है कि बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट का एज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोग हाई कोर्ट का भी बता दीजिए अगर आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज होता है, यानी जो हेड जज होता है, उसको कौन सा एज में रिटायरमेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देश तत्व। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देश तत्व में क्या होता है और क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग का संविधान में है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, राज्य की तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 50 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी ये अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है या फिर इससे आपका किसी प्रकार का हनन होता है आपके अधिकारों का, तो इसके खिलाफ आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का जो संविधान है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है, अगर आपका मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिकृत में वर्गीकृत है। यानी ये जो चीज़ आपका दिया गया है, ये समाजवाद को, गांधीवाद को और उदारवाद को बढ़ावा देने के लिए संविधान में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या है, हम लोग का जो संविधान है हम लोग को ये अधिकार देता है कि हम लोग किसी भी जगह पर जा सकते हैं। इंक्लूड कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग अपना मनमर्जी से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी रह सकते हैं, मतलब सभा कर सकते हैं, और भी कई हम लोग बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर एक चीज़ का हम लोग को संविधान में दिया गया है, अधिकार है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों, भारतीय संविधान में कुछ ऐसा कर्तव्य भी दिया गया है कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को मानना जरूरी है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे सम्मिलित किया गया, ठीक है, इस उद्देश्य के लिए कि एक नया हिस्सा भाग 4 ए में। दोस्तों, इसका ए कौन सा जगह में है, तो ये है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। ये भाग 4 ए में है, ठीक है, बनाया गया। और 51 ए में इसको, मतलब अनुच्छेद 51 ए में है, के तहत 10 कर्तव्य को शामिल किया गया। दोस्तों, वर्तमान में एक कर्तव्य को और बढ़ाया गया है, यानी जो छोटे बच्चे हैं उसको शिक्षा को बढ़ा देना, ठीक है, वो 2002 में ये शामिल किया गया था, याद रखिएगा। यानी अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। प्रधान नागरिकों को इस बात का याद दिलाता है कि अधिकार का उपयोग करने के दौरान उन्हें
उन्हें अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए। यानी जो संविधान है वो यह बोलता है कि आप लोग को तो अपना अधिकार मिलेगा ही, साथ ही साथ जो आपका कर्तव्य है उसको भी आपको मानना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत में रहने वाले जो यहाँ के नागरिक है, अगर आपका एज 18 साल हुआ है तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। उसको जाति, धर्म, नस्ल, वंश और साक्षरता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो भारत में 18 वर्ष से अधिक वर्ष की उम्र के नागरिकों को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है, यानी समाज में जो ऊंच नीच है वो उसको दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपातकाल का प्रावधान। दोस्तों आपातकाल का प्रावधान क्या है? अगर देश में कोई ऐसा स्थिति आए जो साधारण नहीं आता है, ठीक है, जैसे कोई मान के चलिए कोई दूसरा देश हमला कर दिया, यहाँ पर कोई सत्ता पलटी हो गया या फिर कोई ऐसा गतिविधि हो जाए, तो क्या होता है, हम लोग के देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाता है। आपातकाल में क्या होता है, कुछ जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो आपका मतलब सस्पेंड होता है, बाद में वो जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाता है वो आपका मौलिक अधिकार फिर से मिल जाता है। तो आपातकाल का जो प्रावधान है ये भारत का संविधान में है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देश के संप्रभुता, सुरक्षा और एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति को निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। यानी ये जो आपातकाल है कौन लगाता है? राष्ट्रपति। और ये कोई मतलब वो जैसे मर्जी वैसे नहीं लगा सकता है। कोई भी असाधारण जो स्थिति होगा, जो नहीं होना चाहिए ऐसा स्थिति, आपातकाल लगाए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। यानी राज्य में किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था नहीं चलेगा, वहाँ का मुख्यमंत्री, राज्यपाल कुछ काम नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा कंडक्ट कराएगा भारत का राष्ट्रपति, पूरा कोई भी मंत्रिमंडल कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्से या पूरे देश में लगाया जा सकता है। दोस्तों जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर भी आपातकाल लगता है और अगर ज़रूरत पड़े तो पूरा देश में भी आपातकाल लग सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो वीडियो है इसको अभी हम लोग एंड करेंगे, तो इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? इस प्रकार भारत का संविधान सबसे निचले स्तर यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा है। इन शक्तियों और अधिकारों के कमजोर पड़ने की किसी भी संभावना को देखते हुए संविधान के संरक्षक के रूप में काम करने वाले, संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यवाही अधिनियम को रद्द करने और इस प्रकार संविधान को सर्वोच्चता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। यानी किसी भी प्रकार से उसमें चेंजेस किया जाना हो और उसका संरक्षक के रूप में, बॉडीगार्ड के रूप में हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का बॉडीगार्ड के रूप में खड़ा है। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा मेहनत आपको सही लगा है तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।